देखिए, हम बीएनएस पढ़ रहे थे, सॉरी बीएनएस पढ़ रहे थे, भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें हमने पढ़ा कि भाई सेक्शन 6 से लेकर 52A आईपीसी में दो चीजें थी, जर्नल एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन। नहीं, जो डेफिनेशंस थी वो हमने देखा कि इन्होंने जो नया बनाया उसमें जो इंग्लिश फॉर्मेट है, डिक्शनरी का फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट पे बनाए। पहले जो थी वो यूज के हिसाब से थी कि आईपीसी में इनका यूज किस किस टाइप से होगा, तो जिनका पे यूज जैसे था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सेक्शंस में डेफिनेशन बनाई थी। लेकिन अब यहाँ दो पार्टों में इन्होंने कर दिया, डिफाइन कर दिया। पहला डेफिनेशन में और दूसरा जर्नल एक्सप्लेनेशन। दो पार्टों में नहीं। अब जर्नल एक्सप्लेनेशन डेफिनेशन सेक्शन को इन्होंने सेक्शन 2 में डाला, जो हम देख चुके हैं, और जर्नल एक्सप्लेनेशन को इन्होंने सेक्शन 3 में डाला। ठीक। अब 3 में इन्होंने जो सेक्शन 6 में डेफिनेशन दे रखी थी वो सेक्शन 3 के फर्स्ट में दी। जो एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 में दिया हुआ था वो इन्होंने सेक्शन 3 के फर्स्ट में दिया। और क्या दिया कि कोई भी बात, यानी आईपीसी का ऑफेंस, देखो आईपीसी क्या है, एक सबस्टेंटिव लॉ है, सॉरी बीएनएस। और सबस्टेंटिव लॉ में दो चीजें होती हैं, पहला ऑफेंस की डेफिनेशन और उसका पनिशमेंट। तो इन्होंने कहा कि जो भी सेक्शन है, डेफिनेशन है, पनिशमेंट है, उनका प्रोविजन है, वो सबके सब किसके जनरल एक्सप्लेनेशन में आएगा। जैसे सेक्शन 3031 में इन्होंने चोरी को डिफाइन किया कि चोरी क्या है, लेकिन चोरी के नीचे इन्होंने ये नहीं लिखा कि अगर 7 साल से कम का बच्चा चोरी करेगा तो अपराध नहीं होगा। नहीं, सद्भावना में अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को उठा ले जाता है तो चोरी नहीं होगी, ये डेफिनेशन में नहीं है। इसके लिए उन्होंने सेपरेट जर्नल एक्सेप्शन का क्या बना दिया, एक वो बना दिया। तो सेक्शन 3 के फर्स्ट में यही कह रहा है कि जो भी बात है, हमने जर्नल एक्सेप्शन का जो चैप्टर बनाया है उस चैप्टर को सभी डेफिनेशन के साथ अटैच, हमें अलग से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये आईपीसी के सेक्शन 6 में था, अब यहां पर 3 में है, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन को 2 में कर दिया और एक्सप्लेनेशन को 3 में कर दिया। देखो, इस संहिता में सर्वथा अपराध की प्रत्येक परिभाषा, प्रत्येक दांडिक उपप्रयोग, प्रत्येक परिभाषा या दांडिक उपप्रयोग के प्रत्येक दृष्टांत, साधारण अपराध शीर्षक के अध्याय के अंतर्गत अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे वह अपवादों में ऐसी परिभाषा, दांडिक उपबंध या दृष्टांत को न दोहराया गया। Throughout this Samhita, every definition of an offence, every penal provision, and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exception contained in the chapter entitled General Exceptions. These exceptions are not repeated in such definition
पैनल प्रोविजन और इलस्ट्रेशन। इन्होंने पहला उदाहरण दिया है कि इस संहिता में वह धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषा अंतर्विष्ट है, ये अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसा अपराध नहीं करता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपराध के दिन समझी जाएगी जिसमें यह उपबंधित है कि कोई भी बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है तो अपराध नहीं। या पुलिस अधिकारी वारंट के बिना यह को हत्या की है गिरफ्तार कर लेता है या सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि यह को गिरफ्तार करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध था। इसलिए मामला साधारण अपराध के अंतर्गत आता है जिसमें उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा आबद्ध है। ए पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट apprehend Jets who was committed murder. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement, for he was bound by law to apprehend Jed, and therefore the case falls within the general exceptions, which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. तो जो सेक्शन 6 में था वो तो कहाँ आ गया, सेक्शन 3 के फर्स्ट में आ गया। फिर जो सेक्शन 7 में था वो सेकंड में आ गया। 3(2) इन्होंने कहा कि संहिता में एक बार किसी बात को एक्सप्लेन कर दिया, पूरी संहिता में उसका वही अर्थ होगा, अर्थ चेंज नहीं। एवरी एक्सप्रेशन which is explained in any part of this Samhita is used in every part of this Samhita in conformity with the explanations. प्रत्येक पद इस संहिता में किसी भाग में स्पष्ट है, वह संहिता के प्रत्येक भाग के उस स्पष्टीकरण के अनुरूप होगा, प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद में सेक्शन 30 है जो 27 में जो दिया हुआ था 27 में, वो यहां 3 का 3 बना। ठीक, देखो जब आईपीसी बनी कब बनी, 1860। पैसा कौन कमाता था भाई, मैन काम करता था। प्रॉपर्टी किसकी होती थी, वुमन का प्रॉपर्टी में कोई एंटाइटल नहीं। आजादी तक महिला का प्रॉपर्टी में कोई एंटाइटल नहीं, केवल मुस्लिम लॉ एक ऐसा लॉ था जो महिला को प्रॉपर्टी में एंटाइटल देता था। हिंदू लॉ में तो महिलाओं को कतई एंटाइटल नहीं था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को उठाया और कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया कि जब तक हिंदू लॉ को कोडिफाई नहीं किया जाएगा वो मंत्री पद नहीं संभाले। उसके बदले में हिंदू लॉ को कोडिफाइड किया गया और हिंदू सक्सेशन एक्ट आया 1956। इसमें महिला को सेक्शन 14 में प्रॉपर्टी धारण करने का राइट, जिसको बोलते हैं हम स्त्री धन। इससे पहले हिंदू लॉ में महिला प्रॉपर्टी धारण करती नहीं थी। वो एक मेरे मित्र है, हाई कोर्ट में एडवोकेट है, तो उन्होंने किसी व्यक्ति ने ऑफर किया उनको, उनकी बेटी आरजीएस की तैयारी कर रही थी मेरे पास से, तो उन्होंने ऑफर किया कि भाई एक परिवार है उसमें आप अपनी बेटी की शादी कर दीजिए।
बहुत बढ़िया परिवार है, इतनी प्रॉपर्टी है, यहाँ है वहां है, सारी जगह उन्होंने बताई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं शादी कर दूंगा, लेकिन ये बताओ कि कभी किसी दिन मेरी बेटी को किसी काम के लिए जरूरत हो तो उस प्रॉपर्टी में से कुछ बेच सकती है क्या? तो उसने कहा कि ऐसे थोड़ी होता है। तो वो कहा कि भाई फिर मेरी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से मेरी बेटी का क्या लेना देना। आई बात समझ? इसलिए पहले जो था वो यही था कि पत्नी, नहीं, पत्नी यानी वाइफ, सर्वेंट और क्लर्क के पास में अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो किसकी थी। लेकिन अब पत्नी भी कमाती है और पति घर पे काम करते, नहीं, तो इसलिए प्रॉपर्टी दोनों की हो सकती है। इसलिए यहां पर वाइफ और हस्बैंड दोनों वर्ड यूज किए। क्या प्रॉपर्टी किसी की भी हो सकती है। तो जो 1860 में बना उस वक्त तो महिला की प्रॉपर्टी नहीं थी, इसलिए केवल वाइफ वर्ड यूज किया गया कि वाइफ के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है तो किसकी मानी जाएगी, पति की। जैसे किसी को शादी में गाड़ी मिल गई, लेके घूम रहा है, प्रॉपर्टी किसकी है? पोजीशन चाहे पति का हो, प्रॉपर्टी पत्नी की मानी जाए। तो अब इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया और इन्होंने पति या पत्नी दोनों वर्ड दे दिए। पहले ये केवल सेक्शन 27 में पत्नी वर्ड था, अब केवल ये पति और पत्नी दोनों वर्ड दे दिया। नहीं, पहले वाले में केवल पत्नी थी। वह थी नहीं पत्नी, पति के पास, पत्नी के पास कोई प्रॉपर्टी होती नहीं थी तो पति के कब्जे में कैसे आएगी, इसलिए इन्होंने चेंज कर दिया कि व्हेन प्रॉपर्टी इज इन द पोजीशन ऑफ ए पर्सन, स्पाउस, क्लर्क और सर्वेंट on account of that person is not in the person's position within the meaning of this संहिता। प्रत्येक संपत्ति किसी कारण से उस व्यक्ति की पति या पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तभी संहिता के अर्थों के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है। इन्होंने कहा, एक्सप्लेनेशन दिया, ए पर्सन एम्प्लॉयड टेम्परली और ए पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ ए क्लर्क और सर्वेंट is a clerk or servant within the meaning of this subsection। लिपिक या सेवक की हैसियत से अस्थायी रूप से किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित कोई व्यक्ति इस उपधारा के अधीन लिपिक और सेवक माना जाएगा। दहेज में आती है जो। हाँ, क्या? फिर देखिए सेक्शन 3 सब क्लोज 4, सेक्शन 3। दहेज हाँ, में जो आती है, दहेज के अंदर जो आती है वो चीज दोनों की होगी क्या सर, इसका मतलब? क्या? हाँ, दहेज में जो भी आएगी, चाहे पति को मिले पत्नी दहेज को। आता है ना, दहेज। अरे दहेज में पति को मिले या पत्नी को मिले, सारी पत्नी की दोनों का प्रॉपर्टी। माना जाएगा। स्त्री धन होता है, अगर पति के नाम से भी कुछ दिया है वो भी स्त्री धन ही होता है। अब देखिए सेक्शन 100 को देखिए, कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन को देखिए। सेक्शन 100 में कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन दीजिए।
क्या डेफिनेशन दी है? whoever causes that by doing any act, क्या वर्ड दे रखा है? doing any act with intention of causing that, with intention of causing such bodily injury as it likely to cause that, with the knowledge that he is likely by such act, क्या वर्ड दे रखा है? by such act cause that commit the offense of culpable homicide। यानी कोई व्यक्ति मृत्यु कारित करने के आशय से कोई कार्य करके या शारीरिक क्षति द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचा के उस कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, तो ये माना जाएगा कि उसने क्या किया है। तो इन्होंने वर्ड दो बार क्या यूज किया है? एक्ट। एक्ट यानी ये कैसे होगा? कार्य से। ओमिशन वर्ड दिया है क्या कहीं पर? आपने किसी व्यक्ति को लाए और कमरे में बंद करके छोड़ गए 10 दिन और वो भूख से मर गया, तो बाय एक्ट मारा या बाय ओमिशन मारा? एक्ट कहाँ हुआ भाई? मैंने तो उसको हाथ भी नहीं लगाया, बंद कर दिया बस। तो बंद करने के बाद मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसे रोटी दूं। अब मैंने रोटी नहीं दी, वो भूख से मर गया, तो बाय ओमिशन। बिल्कुल। तो जो सेक्शन कहाँ था? 33 में था, सॉरी 32 में था, वो यहाँ पर 33 के 3 के 4 में कर दिया कि जहां पर भी एक्ट वर्ड दे रखा है उसमें ओमिशन भी इंक्लूड है। ये जरूरी नहीं कहीं लिखा हुआ है कि ये काम कार्य द्वारा होगा, कार्य वर्ड में क्या ओमिशन लोप भी इंक्लूड है। इन एवरी पार्ट ऑफ दिस संहिता except where this contrary intention appear from the context word which refer to act done extend also be to illegal omission। समझ गए? फिर जो सेक्शन 34 में था वो इन्होंने सेक्शन 3 का 5 बना। कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन हमने पढ़ लिया कि कॉमन इंटेंशन क्या होता है। दो चीजें होती है, मीटिंग्स ऑफ माइंड और एक्टिव पार्टिसिपेशन। ठीक, कौन से केस में कहा? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस में इस केस में क्या था, इसके फैक्ट ये थे कि वीरेंद्र कुमार घोष के केस में ये वीरेंद्र कुमार घोष और कुछ व्यक्तियों ने सोचा कि हम स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़े और क्रांतिकारी बने, आजादी की लड़ाई। तो इन्होंने तय किया कि भाई हम क्रांतिकारी बनेंगे, लेकिन कोई भी रिवोल्यूशन, क्रांति बिना रुपयों के नहीं होती। तो इन्होंने सोचा कि रुपये कहाँ से आएंगे, तो इन्होंने पता चला कि भाई बैंक से आते हैं, लेकिन इन्होंने सोचा बैंक, पोस्ट ऑफिस को भी इन्होंने बैंक समझ लिया कि वहां लूट करेंगे। तो ये और इनके कुछ साथी चले गए। वहां जाने के बाद में वीरेंद्र कुमार घोष को बाहर खड़ा करके कि भाई आप क्या करना, ध्यान रखना, कि भाई आप क्या करना, ध्यान रखना, और हम अंदर से लूट करके लाते हैं। उन्होंने पोस्ट मास्टर को जाकर के कहा कि भाई साहब ये दो,
पैसे, तो पोस्ट मास्टर ने कहा कि भाई हमारे पास रुपये तो नहीं है, ये पोस्ट है, ले जा। तो उन्होंने जबरदस्ती की रेक ने उन पे गोली चला के पोस्ट मास्टर को मार दिया। जब ट्रायल होने लगी तो इन्होंने कहा कि साहब मैं तो बाहर खड़ा था, मैं न अंदर गया न मैंने गोली चलाई। तो उन्होंने कहा कि सेक्शन 34 आईपीसी और आज का 3 सब क्लोज 5 में कॉमन इंटेंशन के लिए दो चीजों का होना जरूरी। पहला, मीटिंग्स ऑफ माइंड, भाई लूट के इंटेंशन से आप आए थे, और लूट में हत्या के इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं है, कि भाई कोई चोरी कैसे करता है, हत्या करके, तो लूट होती है कि नहीं होती। तो इंग्रेडिएंट्स है। और दूसरा, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन है कि आप बाहर खड़े होकर ध्यान न करें अपराध में। बस ये दो सफिशियंट चीजें जफी है। उसके अलावा आपके द्वारा अपराध किया जाए ये जरूरी है। तो दो चीजें जरूरी है, क्या क्या? पहला, मीटिंग्स ऑफ माइंड, माइंड, और दूसरा एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टीज। दो चीजों का होना जरूरी है, मीटिंग्स ऑफ माइंड और एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पार्टीज। कौन से केस में? वीरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर के केस में सुप्रीम वो सॉरी प्रिवी काउंसिल ने कहा। 5 में ये क्या है? वेन इज क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसर में करने में किया जाता है, तब प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन है मानो कार्य अकेले उसी ने किया हो। अब देखो, सेक्शन 100 पढ़ा आपने, 101 पढ़ा, सेक्शन 303 बीएनएस को पढ़ो एक बार। सेक्शन 100, 101 और 303। देखो, ये जो दोनों अपराध हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? बाय इंटेंशन और नॉलेज। ठीक है, चलो। है ना? और ये अपराध कैसे हो रहे हैं? इंटेंशन। तो जब आईपीसी बनी थी तब ये था कि कॉमन इंटेंशन वाले अपराध तो कहाँ आ जाएंगे? सेक्शन 34 में, यानी आज 3 के 5 में। और जो अपराध कॉमन इंटेंशन और नॉलेज से होते हैं उनमें कॉमन इंटेंशन और नॉलेज से जो अपराध हो जाएंगे वो आएंगे 35 में, यानी 3 के 6 में। बाद में जो कोर्टों में प्रोसीजर चली उसमें ये 35 गायब हो गया।
कि जैसे मर्डर हुआ, 2 जनों ने किया, तो सेक्शन कौन सा लगा? 302/34, न कि 35। अभी भी कौन सा लगता है? जैसे 102/3 का 5, ये सेक्शन लगता है। तो कहने का मतलब 35 को तो शुरू से ही खत्म कर दिया था, लेकिन बीएनएस वालों ने जब बना रहे थे तो वो सोचा ये क्या है, वो का पता नहीं, वो का इसको भी चेपो। तो 35 को 6 में चेप दिया। बात वही है कि कॉमन इंटेंशन, जो अपराध इंटेंशन और नॉलेज से हो रहे थे वो तो 35 में, और केवल इंटेंशन से होने वाले को कॉमन इंटेंशन 34 में रखा गया था। बाद में ये सारे 34 में कवर हो गए, और आज भी 3 का 5 ही लगता है, 6 का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। देखिए, जब कभी कोई कार्य आपराधिक ज्ञान या आदत से किए जाने के कारण आपराधिक है और कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति जो ज्ञान या आशय से उस कार्य में सम्मिलित होता है, उस कार्य के लिए उसी दायित्व के अधीन है, मानो उस कार्य को उस ज्ञान या आशय से अकेले उसी के द्वारा किया गया। Whenever an act which is criminal only by reason of its being done with a criminal knowledge or intention is done by several persons, each of such person who is joining in the act with such knowledge or intention is liable for the act in the same manners as if the act were done by him alone with that knowledge or intention। फिर देखिए 7। अब जो 36 में था वो यहां पर 3 का 7 बना दिया कि जरूरी नहीं है कि एक अपराध को एक्ट से किया जाए, ओमिशन से किया जाए। पार्टली एक्ट से भी हो सकता है, पार्टली ओमिशन से भी हो सकता है। कि जहां किसी कार्य द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिणाम को कारित किया जाना, उस परिणाम को कारित करने का प्रयत्न करना अपराध है, वहां ये समझा जाएगा उस परिणाम को अंशतः कार्य और अंशतः लोग द्वारा किया जाना भी क्या है, वही अपराध है। Whenever the causing of certain effect or an attempt to causing that effect by an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is a same offense। इलस्ट्रेशन को अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क बना लो, यहां से पूछता है कि A intentionally causing that partly by illegal omit to give Z's food and partly by beating Z as he committed murder। फिर सेक्शन 3 सब क्लोज आर्ट, इन्होंने कहा कि कोई ऑफेंस वो कई पार्टों में होता है, और उन पार्टों में आपने किसी एक पार्ट में परफॉर्म किया है तो आप उस अपराध के लिए लायक। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी और ई। इन 4 ने प्रोग्राम बनाया कि हम एक्स व्यक्ति को जहर की छोटी छोटी मात्राएं देकर के मारे। फर्स्ट डोज दी ए ने, और एक्स के कुछ नहीं हुआ। ठीक? दूसरी डोज जैसे इसने दी वैसे उसको थोड़ा सा कमजोरी, बुखार वगैरह सा आना शुरू हुआ। फिर डोज दी सी ने, तो उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई।
फिर दिया डी ने, तो उसका इंटरनल सिस्टम खराब हो गया, और फिर लास्ट दी ई ने, और वो निकल लिया। अब ए कहता है कि साहब मैंने जब दी तब तो उसको कुछ ही नहीं था। बी कहता है मैंने जब दी उसके तो बुखार ही हुआ था, मैं मर्डर के लिए लायबल थोड़ी हूं। ये कहता है साहब मैंने दिया था तब हर्ट तो हुआ था। ये कह रहा है साहब मैंने तो गिरवे से हर्ट किया था, ये नहीं मारा है। नहीं, तो वो कहा कोई भी पत्थर टूटता है और उस पर 10 चोटें लगती, और 10वीं चोट से टूटता है तो नो व्यर्थ थी क्या? वही बात यहां पर लागू कि आपने किसी भी पार्ट में अगर उसमें अपना वो किया है परफॉर्मेंस, आप उस अपराध के लिए लायक हैं। अब देखिए, व्हेन एन ऑफिसर इज कमिटेड बाय मींस ऑफ सेवरल एक्ट, व्हेन whoever intentionally cooperate in commission of that offense by doing any one of those acts, either singly or jointly with any other person committed that offense। जब कोई अपराध कई कार्यों द्वारा किया जाता है, तब कोई या तो अकेले या किसी अन्य व्यक्ति के साथ सम्मिलित होकर उन कार्यों में से कोई एक कार्य करके उस अपराध के लिए जानने में सहज से सहयोग करता है, तब ये कहा जाता है कि उसने क्या किया है? अपराध किया। कैक है को पृथक पृथक रूप से विभिन्न समयों पर यह को विष की छोटी छोटी मात्राएं देकर हत्या करने को सहमत होता है। कैक है यह की हत्या करने के आशय से सहमति के अनुसार विष देते हैं। यह इस प्रकार दी गई विष की कई मात्राओं के प्रभाव से मर जाता है। कैक है के हत्या करने में सहयोग करते हैं, उसमें से प्रत्येक ऐसा कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित करते हैं। दोनों इस अपराध के लिए दोषी है, यद्यपि उन्हें कोई कार्य कैसे थे? पृथक पृथक। इसमें भी यही था, सभी के कार्य सेपरेट थे, एक साथ थोड़ी थे। तो वो सभी व्यक्ति उस अपराध के लिए क्या है? लाइफ। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल और तीसरे एग्जाम्पल से बहुत प्रोसिक्यूशन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सेकंड और थर्ड एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई दो जेलर है, ए और बी। ए का खास आदमी है एक्स, जेल में बंद है, और ए ने एक्स को टारगेट कर रखा है। सुबह इसकी ड्यूटी होती है, शाम को इसकी ड्यूटी होती है। इन्होंने कहा कि भाई अपनी ड्यूटी के दौरान कोई भी इसे खाना नहीं देगा, और आते जाते थोड़ी सेवा करते रहना। इस दौरान इस एक्स की मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए ए और बी दोनों लायबल। ठीक है, क्यों? इन दोनों का कॉमन इंटेंशन है, और दोनों ने अलग अलग रूप से क्या किया है? सेपरेटली इसको मारने की कोशिश की, और अंत में ये मर गए। देखो, ए और बी ज्वाइंट जेलर है। अपनी हैसियत से वे कैदी यह का बारी बारी से समय में 6-6 घंटे के लिए संरक्षण बाहर रखते हैं। कै और ख यह की मृत्यु कारित करने के आशय से यह के प्रयोजनों के लिए भोजन देने का अवैध रूप से लोप करते हुए इस आशय से कि यह की मृत्यु कारित कर दिया जाए, प्रत्येक अपनी हाजिरी काल के दौरान यह को भोजन देने में लोप करके परिणाम अवैध रूप से कारित करने में जानबूझकर क्या करता है? यह भूख से मर जाता है। कै और ख हत्या दोनों किसके दोषी हैं? हत्या के दोषी। ठीक। संयुक्त जेलर का मतलब दोनों की ड्यूटी लगी हुई है, एक की जैसे 6 घंटे, फिर दूसरे की 6 घंटे।
दे रखा है ना इसमें, ख और ख य की मृत्यु कारित करने के आशय से, दोनों का इंटेंशन है ना, दे रखा है कि ए और बी आर ज्वाइंट जेलर एज सच हैव चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर अल्टरनेटिव फॉर 6 hours एट ए टाइम, ए बी एंड intending to cause Z's that, knowing to cooperate in causing that effect by illegal omitting, each during the time of his attendance to furnish Z with food supply to them for the purpose that died of hunger, both A और B are guilty of the murder of Z. समझ गए? फिर सी इलस्ट्रेशन में क्या दे रखा है कि ए जेलर है और इसने इसको खाना देना बंद कर रखा है और ये केवल मरने की स्थिति में है। ए को हटा दिया गया, उसकी जगह आ गया बी। बी ने देखा, पूछा ये एक्स आदमी कौन है, वो कहा साहब ये पुराने जेलर का खास आदमी है और इसे भोजन बंद कर रखा है। तो कहा ठीक है, इससे आज का भोजन बंद, और ये मर गया। तो ध्यान रखना, इस ए का और बी का कोई इंटेंशन नहीं है, कॉमन इंटेंशन नहीं है, मीटिंग नहीं है। अब यहां पर ए की लायबिलिटी अटेम्प्ट टू मर्डर और बी की लायबिलिटी मर्डर। आगे, ए जेलर है चार्ज ऑफ जेड ए प्रिजनर ए intending to causing Jets that illegally omit to supply Z with food, in consequence of which Z is much reduced in the strength, but starvation is not sufficient to cause his death. A is dismissed for his office. B succeed him. B without coalitions and corporations. समझ गए? With A illegally omitted to supply Z with food, knowing that he is likely thereby to causing Z's that Z is die of hunger. B is guilty of murder. But as A did not cooperate with B, A is guilty only attempt to commit murder. ठीक, जो सेक्शन 37 में था वो यहां 3 के 8, और जो 38 में था वो हो गया 3 का 9। इसमें क्या दे रखा है कि एक ऑफेंस में एक व्यक्ति अलग अलग लायबल हो सकता है। जैसे इसने एग्जांपल दिया कि ए को सडन और ग्रीवियस प्रकोपन आया एक्स को, और वो वाई को मारने के लिए आगे बढ़ा। जेड मौके का फायदा उठाकर इसको सहायता की, इसके हाथ में चक्कू दे दिया, इसने वाई को मार दिया। एक्स का कार्य कैसे था, कैसे था? ग्रीवियस और सडन प्रकोपेशन में, इसलिए ये जर्नल एक्सेप्शन का फायदा लेगा, सॉरी सेक्शन 300 के एक्सेप्शन का फायदा लेगा। और किस में लाइबल होगा? कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू अमन। लेकिन जेड ने ये जानते हुए कि इससे मृत्युकारित हो सकती है और इसने सहायता द्वारा दुष्प्रयोग किया और मौके पर है, इसलिए इसने क्या किया है? मर्डर किया। सेक्शन कि यहां कई व्यक्ति किसी आपराधिक कार्य को करने लगे हुए हैं या संबंध, वहां वह उस कार्य के आधार पर विभिन्न अपराधों के दोषी, where several persons are engaged or concerned in the commission of a criminal act, they may be guilty of different offenses by means of that act. क्या गंभीर प्रकोपन की ऐसी स्थिति के दिन यह पर आक्रमण करता है कि यह का उसके द्वारा वध किया जाना केवल आपराधिक मानववध, हत्या की कोटि में नहीं आता।
ख यह से वैमनस्य रखता है, उसका वध करने के आशय से और प्रकोपन के अधीन न होते हुए यह का वध करने में कै की सहायता करता है। यद्यपि कै और ख दोनों यह की मृत्यु कारित करने में लगे हुए, ख हत्या का दोषी और के केवल A attains Z under such circumstances to grievous provocation that he killing to Z would by only culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards Z and intention to kill him and not having been subject to provocation assists A in killing Z. Here through A or B are both engaged to causing Z's death. B is guilty of murder and A is guilty only culpable homicide. तो जो सेक्शन 1 से लेकर 52 AIPC में था, वो सेक्शन 1 से लेकर 3 कहा PNS आगे बात। फिर इसके बाद में सेक्शन 53 53 से लेकर जो सेक्शन 75 आईपीसी में है, किसके बारे में? पनिशमेंट के बारे में। वो सेक्शन 4 से लेकर 4 से लेकर के 13 तक दिया हुआ है, 4 से लेकर 13 में दिया हुआ है और चैप्टर सेकंड में दिया हुआ है। ठीक है, कल का आपका काम यह है कि एक तो सेक्शन 2 की सारे डेफिनेशन को लिख करके याद करोगे, उनके सब सेक्शन याद करोगे, सेक्शन 3 के जर्नल एक्सेप्शन को याद करोगे और उनके सब क्लोज याद करोगे। ठीक है, और उसके बाद में ये काम और करके लाओगे। सेक्शन 4 में इन्होंने क्या दे रखा है? पनिशमेंट दे रखा है। पनिशमेंट में एक तो है डेथ पेनल्टी, और दूसरा है कौन सा भाई, एलआई वगैरह है ना, और दूसरा लास्ट है कम्युनिटी सर्विस। अब आप एक काम करना, ये देखना कि बीएनएस में डेथ पेनल्टी तो कौन कौन से सेक्शंस में और कम्युनिटी सर्विस कौन कौन से सेक्शन में पेनल्टी के रूप में है ना। तो आपका पूरा बीएनएस एक बार क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। कल संडे की छुट्टी है, कल ये काम आप कर लेना, बाकी फिर अपन मंडे को करते हैं और 5 मिनट बाद में बीएनएसएस करते हैं। अरे एक चीज पूछनी थी सर। हाँ सर है ना, ये जो समुद्र वाला आपने बताया था ना वहाँ का, वो